बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर हमने इस बात को एक्सप्लेन करना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ सिस्टम होता है उसकी भी टोटल एनर्जी क्या होती है, वो कंज़र्व होती है। ठीक है, इसके लिए एक प्रूफ भी है और इस प्रूफ को बिल्कुल इसी बेस पर किया जा रहा है जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को से डाउनवर्ड मूव करवाते थे, ड्रॉप करते थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी और टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती थी। उसी बेस पर बिल्कुल उसी लाइंस के ऊपर मैंने एक सिस्टम लिया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इस बात को प्रूव कर रहा हूँ कि उसकी जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस वजह से उसकी जो टोटल एनर्जी सिस्टम की वो क्या रहती है, वो कंजर्व रहती है। तो इसको मैंने दो हिस्सों में किया है क्योंकि एक मैथमेटिकल प्रूफ था। तो पहले मैं इसका रिलेशन जहाँ तक कर रहा हूँ, फिर इसके बाद फर्दर इसके जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर इसको ग्राफ की सेंस में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसको ग्राफिकली कैसे हम जो है ना पोटेंशियल काइनेटिक एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं, वो किस तरीके से ग्राफ की शक्ल में भी हम उसको बता सकते हैं। तो पहले देखते हैं जी कि हमने जो सिस्टम कंसीडर किया है वो एक मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है जिसको हम चैप्टर में बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि इन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, डेफिनेशन वैसी है, सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये लॉ कंजर्व होता है। एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अगर कोई सिस्टम के ऊपर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो मैंने उसके लिए मैस टू अटैच स्प्रिंग सिस्टम जो पहले भी है वो कंसिडर किया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिएगा कि इसमें ये एम क्या चीज़ है, फलां फलां सारा जैसे हम पहले लिखते आए हैं, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं इसमें अब आ रहा हूँ जिसकी डेरिवेशन की तरफ, इसके प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये डिटर्मिन करना है कि जब मैं स्प्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ सम एक्सटर्नल फोर्स, ये इसकी मीन पोजीशन है, मैं इस मीन पोजीशन से इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करके इसको किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर x नॉट डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ा, एक फोर्स लगानी पड़ रही है और फोर्स की वजह से सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ रहा है मुझे, और मैं जितना वर्क करूँगा इस सिस्टम के ऊपर वो ही सारा इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही वो एनर्जी है जो बेसिकली इसके अंदर होगी और वो ऑसिलेट करेगी का पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में आएगी और ओवरऑल ये एनर्जी जो है इसमें क्या रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। तो कैसे करना है जी, हमने वर्क डन कितना किया, एफ डॉट डी। अब आपको पता है मैं लिख भी रहा हूँ कि मैंने क्या करना है, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच स्लोली बाय एन अमाउंट एक्स नॉट अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ताकि इसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इसके अंदर हम एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट रखना चाहते, जीरो रखना चाहते हैं। जितनी एक्सटर्नल फोर्स है उतनी रिस्टोरिंग फोर्स है, दोनों क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, इसलिए कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसलिए इसके ऊपर जो एक्सेलेरेशन होता है सिस्टम में वो जीरो होता है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको स्लोली जब यहाँ लिख गया तो फोर्स तो वेरी करती गई क्योंकि हर पॉइंट पर x वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स वेरिएबल फोर्स आ गई। तो वेरिएबल फोर्स को फिर तरीकाकार होता है या तो इसके पैचेस बनाए जाते हैं या क्या होता है, हम एवरेज फोर्स जो है इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। उस एवरेज फोर्स को जितना हमने डिस्प्लेस कराया होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके और जो एंगल उसमें आ रहा तो उस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस वक्त जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब है इनके दरमियान एंगल क्या आएगा, वो जीरो आएगा। मैं यहां पर एंगल को जीरो पुट करूंगा और एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल और फाइनल फोर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये मेरे पास फोर्स आ गई F/2। अब F क्या चीज़ है, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होती है, हम हुक्स लॉ के मुताबिक पढ़ चुके हैं, किसके बराबर है, के x के बराबर है। तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट की, अगर मैंने x नॉट तक किया तो ये x नॉट हो जाएगा, अगर मैंने x तक किया तो नहीं, डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस किया। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट की हैं, तो एवरेज फोर्स आपके पास ये बन गई। अब ये वैल्यूज़ जो है एवरेज फोर्स की
और जो डिस्प्लेस हमने किया x नॉट के बराबर और कॉज ऑफ थीटा पुट किया, तो ये वो वर्क डन निकल आया जो वर्क डन हमने अगेंस्ट द इलास्टिक जो आपके पास फोर्स है हमने वर्क डन किया। दिस वर्क डन पढ़ा हुआ है हमने, जब भी फील्ड के अगेंस्ट काम किया जाता है तो वो हमारा वर्क क्या होता है, उस फील्ड के अंदर, उस सिस्टम के अंदर एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कि ये आपके पास वर्क डन जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में क्या हो रहा है, वो स्टोर हो गया। तो फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई है। अब ये वाली जो एनर्जी है, बताना ये चाहते हैं कि ये एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, ये एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी सिस्टम की रहेगी, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, वो क्या रहेगी, वो इसके बराबर ही रहेगी और यही रहेगी। देखिएगा ज़रा, मैं बता रहा हूँ कि फिर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, ये इस पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जो जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 kx नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पर जब आते हैं तो प्रॉपर्टीज सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी है कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है, इनकी जीरो हो जाती है। एक्सट्रीम पर आकर ये सिस्टम रुकता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो होगी। जब आप इन दोनों एनर्जीज को प्लस करेंगे एट पॉइंट ए एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/2 kx नॉट्स के, जो किसको बता रहा है, टोटल एनर्जी को बता रहा है, जो यहाँ पर किसके बराबर आ रही है, पोटेंशियल। इसका मतलब है यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इसकी टोटल है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई है, वो जीरो हो गई है। अब इसी तरीके से मैं जब इसको छोड़ता हूँ, ये कहाँ आता है, अपनी मीन की तरफ, मीन से फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम। तो इस जो मीन पोजीशन पर जब ये पहुंचता है तो फिर इसकी टोटल एनर्जी कितनी बनती है, और उसको निकालने के लिए मुझे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना पड़ेगा। देखिए जी, मैं इसी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस से कैलकुलेट की जाती है और रेफरेंस पर कंसिडर की जाती है जीरो। तो स्प्रिंग जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है उस वक्त उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो बात है वो डिस्प्लेस होने से ही पैदा होती है। तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, वो जीरो हो गई है। तो क्या अब रह गया कैलकुलेट करना, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना रह गई। तो वो आ जाएगी यहाँ पे 1/2 mv²। v स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, और वेलोसिटी एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है, जिसका हमने एक्सप्रेशन पीछे पढ़ा है ओमेगा x नॉट। तो मैंने इसका स्क्वायर करके सॉल्व किया है, तो मेरे पास जो आंसर आ गया, ये मैंने यहाँ पर ना ओमेगा की वैल्यू पुट की है, तो इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, k की फॉर्म में, तो 1/2 kx नॉट स्क्वायर। गौर करें, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जो निकली वो इस एक्सट्रीम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गई। इसका मतलब है वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, जो लग भी रहा है क्योंकि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक जीरो थी। तो यहाँ पर काइनेटिक आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो हो गई है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसको मज़ीद प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसकी मोशन के दौरान इसके अंदर कहीं पर एक पॉइंट जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, वहाँ पर इसको चेक करते हैं, और यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये वापस आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी आ रही होगी। जितनी कमी आई होगी अगर उतनी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो क्या आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रही है। उसके लिए हम देखें, चेक करते हैं जी। अब हमने पॉइंट क्या लिया, ये कोई पॉइंट बी लिया। अब इस बी पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जाहिर बात है पोटेंशियल एनर्जी पर हम सिर्फ क्या पुट करते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, जितना हमने इसको डिस्प्लेस किया होता है। देखिए ना, पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने यहाँ पर, ये डिपेंड करती है कितना हमने डिस्प्लेस किया, ये तो कांस्टेंट है। कितना डिस्प्लेस किया, अगर हमने इसको एक्सट्रीम तक किया तो x नॉट, अगर कोई और डिस्टेंस तक किया तो यहाँ पर x आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया। अब इसी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हम यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही होगी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया हुआ है। तो फिर इसकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया वो ये है 1/2 kx नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फिर अब क्या करूंगा, यहाँ की काइनेटिक और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को सम करूंगा, तो यहाँ की टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको सम करता हूँ तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। तो आंसर क्या है, 1/2 kx नॉट स्क्वायर। तो देखिएगा,
अब इसको मैंने यहाँ तक मैथमेटिकली प्रूव तो किया है, मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी करता हूँ, लेकिन आप एक बात यहाँ पे थोड़ी सी गौर करें कि ये 3 जगहों पर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और ओ पॉइंट पर, यानी मीन पर, एक्सट्रीम पर और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ड्यूरिंग द मीन टू एक्सट्रीम मोशन, किसी भी पॉइंट पर जब मैं इसकी टोटल एनर्जीज निकालता हूँ इन तीनों इक्वेशन से, तो मुझे पता ये चलता है कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, उसकी कंजर्व रहती है। तो यही बात इस जगह स्टेटमेंट में मैंने लिखी कि आपके पास किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर उसकी जो टोटल एनर्जी क्या होती है वो कंजर्व रहती है। तो मज़ीद इसको आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें जी।